यस। आज की क्लास कहाँ से शुरू होनी है? कौन सा टॉपिक है आज? हाँ, कल हम कुछ बोला था करने के लिए, करके आया क्या? कल कुछ हम पढ़ने बोला था, कुछ पढ़ के आया? हाँ, पढ़ के आया तो 100%। ये देखो, मैंने कल आप लोगों को ये लाइबिलिटी ऑफ ऑडिट जो है, आप जस्ट एक रीड कर लो इसको। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? बस एक नॉर्मल एक दो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा पेनल्टी क्या है, वो चार्ज आप एक बार एक गो थ्रो कर लेना इसमें, ठीक है? हैवन टिक मार्क, बस गिवन रीडिंग रीड कर लो इसको, और कोई इसका वो नहीं है, ठीक है? ब्रांच ऑडिट का कंसेप्ट हम कल आपको समझा दिया, ठीक है? ब्रांच ऑडिट का कंसेप्ट हम आपको कल समझा दिया, कोई प्रॉब्लम होता है तो पूछ लेना। अच्छा, उसके बाद एक कंसेप्ट आएगा जॉइंट ऑडिट का, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है? ये एक इम्पॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, देखो लाइबिलिटी और ये कौन सा ब्रांच, रीड कर लो, ठीक है? उसको रीड कर लो, हो जाएगा। लेकिन जॉइंट ऑडिट से क्वेश्चन आता है। जॉइंट ऑडिट का ऐसे है 299, ठीक है? जॉइंट ऑडिट का सेक्शन है ऐसे है 299, ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है? इसका पंगा क्या है पता है? इसका पंगा मतलब शॉर्ट क्रक्स हम इसका ये बताते हैं आपको। जॉइंट ऑडिट का मतलब क्या होता है कि व्हेन यू हैव मोर देन टू ऑडिटर्स और यू हैव ए ग्रुप ऑफ फर्म ऑफ ऑडिटर्स, ओके, वेयर देर विल बी हाउ मच, टू ऑडिटर्स, या तो पार्टनर्स होगा, ठीक है? या तो पार्टनर्स होगा, पार्टनर्स, या फर्म्स ऑफ ऑडिट होगा, फर्म्स ऑफ ऑडिटर्स होगा। तो जॉइंट ऑडिट अकेला होता है क्या? एक बात बताओ, जॉइंट ऑडिट क्या अकेला होता है क्या? जॉइंट ऑडिट अकेला होता है क्या, बताओ? अगर हम तुमको कोई कंसाइनमेंट दे दे करने के लिए, आपको जॉइंटली करना है, तो आप तो फिर मुंह ताकता रहेगा, जॉइंटली बोला है। हमको अकेला करना है या उसको सामने वाला के साथ करना है? जॉइंट का मतलब क्या? एक साथ, मतलब क्या? डिवीजन ऑफ वर्क इज डिवाइडेड, डिवीजन ऑफ वर्क इज डिवाइडेड। मतलब क्या है इन शॉर्ट? जॉइंट ऑडिट में जॉइंट का मतलब होता है डिवीजन या सेग्रीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीजन या सेग्रीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वी कैन से डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेलीगेशन का मतलब समझता है? आई हैव डेलीगेटेड माई पावर टू यू। मैंने क्या किया, मैंने अपना पावर उसको डेलीगेट कर दिया, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसको। तो सीधा मतलब है जहाँ पे जॉइंट ऑडिट दिखे तो समझ लो ये ग्रुप ऑफ पर्सन्स के बारे में बात कर रहा है। तो ऑडिट के सेंस में अगर ग्रुप ऑफ पर्सन्स है तो ऑडिट का वर्क, ऑडिट का क्या क्या डिवाइड होगा? तो मान लो मिस्टर एक्स को आपने कोई ऑडिट का काम दिया है, तो ये जो ऑडिट करेगा तो उसका जो स्कोप है, राइट, उसका जो पर्पस है या ऑब्जेक्टिव्स है, हाँ, उसका फिर और क्या, अब स्कोप, पर्पस, ऑडिट प्रोसीडियर्स, वो जो ऑडिट प्रोसीडियर्स होता है, हाँ, वो जो ऑडिट प्रोसीडियर्स होता है, और और क्या क्या आएगा, और क्या क्या आएगा? स्कोप है, पर्पस है, ऑडिट प्रोसीडियर्स है, ओपिनियन है, और क्या आ सकता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सारा चीज़ जो होगा ये इंडिपेंडेंट माना जाएगा, ये इंडिपेंडेंट माना जाएगा। अब दो आदमी को अलग टास्क दे दिया, तुम एक काम करो, तुम इस कंपनी का ये ऑडिट करो, तुम इस कंपनी का ये ऑडिट करो। तो ओपिनियन जो होगा वो सेपरेट ओपिनियन होगा, सीधा सा बात है ना, वो सेपरेट ओपिनियन बनेगा। क्या इंडिपेंडेंट ओपिनियन बनेगा, डिपेंडेंट ओपिनियन बने, इंडिपेंडेंट ओपिनियन बनेगा। अब देखो तुमने जो ऑडिट किया तुम अपना
जो ओपिनियन दोगी वो अपना एविडेंस के हिसाब से दोगी। हाँ, तुम अपना एविडेंस के हिसाब से दोगी। तुम जो ओपिनियन दोगी तुम भी अपने एविडेंस के हिसाब से दोगी ना। हाँ, ओपिनियन दोनों का अलग होगा ना। इन केस, इसमें एक बात हमेशा याद रखना, इन केस अगर ऑडिटर को लगता है कि कोई ऐसा मैटर है, कोई ऐसा सिग्निफिकेंट मैटर है कि जो ऑडिट किया है और मेरे को लगता है कि मेरे को सेपरेट ओपिनियन देना है, तो वो क्या कर सकता है, वो इशू कर सकता है, लेकिन उसको सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट देना होगा। मतलब सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट मतलब उसको सेपरेट ओपिनियन देना पड़ेगा उस मैटर पे, उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग ओपिनियन तो वो देगा, उसके अलावा उसके साथ साथ और भी कोई ऐसा ओपिनियन है जो ऑडिटर को देना है वो दे सकता है। उसको क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो बोलेगा अपना उसको कमेटी को, या वो बोलेगा अपना जो उसका टीम है, जो टीम है, भाई देखो मैंने जो ऑडिट किया, मैंने ये रिपोर्ट दी है, और एक सेपरेट सेपरेट ओपिनियन रिपोर्ट भी मैं तेरे को दे रहा हूँ, देख यार ऐसा मैटर पंगा मेरे को पड़ा, तो लग रहा है यार तुम लोग देखो इसको, तो वो दे सकता है। लेकिन ओरिजिनल ऑडिट रिपोर्ट पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ओरिजिनल ऑडिट रिपोर्ट है ना, देखो एक नॉर्मल सा इंसान है, तो एक बात बताता है, तुमको लाइफ में कुछ करना है, कुछ करना है, व्हाट यू डू, तुमको लाइफ में कुछ करना है, तो तुम कब डिसाइड करता है, तो जब तुम दुनिया में आए उस टाइम जब हम लोग दुनिया में आए उस टाइम में डिसाइड करता है कि हमको ये बनना है, हमको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो कब डिसाइड करता है, हम लोग डिसाइड करता है जब हम लोग बड़ा होता है। जब हम लोग बच्चा रहता है तो हम लोग पता नहीं क्या क्या बन जाता है, कभी साइंटिस्ट बनता है, कभी क्रिकेटर बनता है, कभी किसी का, कभी टपोरी बनता है, कभी क्या बनता है, कोई गुंडा बनता है, कोई क्या बनता है। उस टाइम तो हम लोग अपना एम डिसाइड नहीं करता है ना। ऐसा ऐसा इंसान भी है जो 30 30 साल का हो गया जिसका कोई एम ही नहीं, लाइक मी, आई डोंट हैव एनी एम, व्हाट आई विल डू, आई एम एमलेस पर्सन, आई एम एमलेस पर्सन, कोई एम नहीं है, जो चल रहा है चलने दो। और एक होता है 10th के बाद, इवन फ्रॉम क्लास 10 डॉक्टर बनना है भाई, घर वाला डॉक्टर साहब बुलाना स्टार्ट कर देता है, डॉक्टर साहब 3 साल तक तैयारी करेगा, पढ़ाई करेगा, उसके साथ बेचारा 4 साल तक फिर रगड़ेगा अपने आप को। हाँ, तो एम होना चाहिए। तो जब ऑडिटर को लगता है कि इस मैटर पे यार मेरा एम था ओपिनियन दे देना है, कोई मैटर ऐसा हो सकता है इंटरनल कंट्रोल कम है, इंटरनल कंट्रोल इनइफेक्टिव हो सकता है उसका, या फिर और क्या हो सकता है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा हो सकता है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा हो सकता है, दो ही चीज़ होगा, इंटरनल कंट्रोल कम होगा या मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा। ऑडिटर ओपिनियन इसे ही देता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स पे। देखो ऑडिटर ओपिनियन हमेशा दो ही चीज़ पे देता है, हमेशा याद रखो, किस किस पे, इंटरनल कंट्रोल कम है, और या फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, कोई गलती है, कोई एरर है, मिस स्टेटमेंट है, रिस्क ज़्यादा है, तो इस पे ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा। और ऑडिटर ओपिनियन कब नहीं देता है, जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल क्या है, कम है या इनइफेक्टिव है। बताया था ना मैंने, इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन देगा जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा होगा, इंटरनल कंट्रोल काम नहीं कर रहा होगा, कोई क्वालिटी सिस्टम नहीं है, हाँ कोई क्वालिटी कंट्रोल्स नहीं है, तो ऑडिटर ही ओपिनियन देता है। हमेशा बात, ये 3 4 बात ही है ऑडिटर को वो करना है। और लिमिटेशंस और इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट जहाँ पे लगता है क्या, क्या है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, क्या क्या था, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, टाइम कॉस्ट एंड बेनिफिट, ये सब 2 4 पॉइंट्स है। तो ऑडिटर हमेशा सेपरेट ओपिनियन दे सकता है, ठीक है। इसमें देखो क्या बोला है, जॉइंट ऑडिट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन बाय मोर देन वन ऑडिटर, ठीक है। इसमें पूछा जाता है कि जहाँ से एक से ज़्यादा आदमी ऑडिट करे वो क्या है, जॉइंट ऑडिटर है। जॉइंट ऑडिटर के बीच झगड़ा भी होता है क्या, जॉइंट ऑडिटर के बीच झगड़ा भी होता है क्या, झगड़ा हो सकता है क्या जॉइंट ऑडिटर के बीच, हाँ बताओ तो, जॉइंट ऑडिटर के बीच कभी झगड़ा हो सकता है क्या। यस, हमारे 6 पहलवान, हेलो, यस सर। क्या जॉइंट ऑडिटर के बीच झगड़ा हो सकता है क्या, लात घुसा चल सकता है क्या कभी, हो सकता है सर। हो सकता है, हो सकता है, मुक्का गुस्सा बॉक्सिंग सब चल सकता है, कब चलेगा, अगर सामने वाला बोलेगा इंटरनल कंट्रोल है, वो बोलेगा इंटरनल कंट्रोल नहीं है, दोनों के बीच क्या हो सकता है, कौन सा ओपिनियन आ सकता है,
एडवर्स। क्या ओपिनियन आएगा? एडवर्स। कॉन्ट्राडिक्ट करेगा ना, वो अपना फैक्ट के साथ बोलेगा, ये अपना फैक्ट के साथ बोलेगा। क्योंकि किसी देखो, किसी का इंटेंशन होता है, किसी का इंटेंशन होता है कुछ भी करने का, किसी का इंटेंशन है। भाई देखो, गलती हुआ है, मेरे को लगा गलती, वो बोलेगा कैसे गलत है यार, छोटा सा थोड़ा वो है, रेक्टिफाई करो, नक्की करो इसको। तब हो सकता है कि कंट्रेरी, क्या बोलता है उसको, कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है उसमें। तो ऐसा मैटर अगर अराइज हो तो क्या करना है? रिजॉल्व करना है उसको। वो मैटर रिजॉल्व करना पड़ेगा ना, तो व्हाट यू विल डू? क्या करोगे? व्हाट यू विल डू? वी विल इन्वॉल्व व्हाट? क्या करेगा उस टाइम? कोई मैटर ऐसा आ जाए, एक्चुअल में क्या है ना, मेन प्रॉब्लम है अभी ऑडिट का पंगा पड़ा नहीं है, इसलिए ऑडिट लफड़ा लग रहा है। तुम लोगों को ऑडिट अभी बोर लग रहा है, लेकिन जब लफड़ा जिस दिन पड़ेगा, ऑडिट करने बिठा देगा ना जब, तब पता चलेगा, हाय रब्बा, कितने फंस गया या कितने फंस गई। वो बोलेगा यार, तुम बोलेगा, फिर क्या होगा बताओ? रिजॉल्व करो उस मैटर को। यू विल आस्क समवन, यू विल आस्क योर कॉलीग्स, यू विल हैव एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन होगा। यार ऐसा मैटर है, क्या करना चाहिए? भाई चलो ऐसा करो, हम लोग एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं। अभी हमको ऑडिट पढ़ाना होता है, हमको एक रात पहले पढ़ना पड़ता है, भाई हाँ आज ये करना है। हम कोई भगवान थोड़ी ना है कि हम बिना बुक देखे पढ़ा देगा, ऐसा तो कोई भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, कोई चीज़ हमको समझ में नहीं आया, आई रेफर शुभम केसवानी। सर आपका नाम ले रहा हूँ आज, शुभम केसवानी, नाम सुना है? नहीं सुना? सर शुभम केसवानी इन यूट्यूब, उस उनसे वो होता है, ही इज़ द बेस्ट टीचर ऑफ ऑडिट फॉर सी ए। आई डोंट नो फॉर सी ए में, शुभम केसवानी, शुभम केसवानी सर, उसकी बदौलत है आज हम लोग यहाँ खड़ा है। मेरे मुझसे एज में 8 साल छोटा है, आई थिंक 24-25 का होगा। ठीक है, तो हम लोग को पूछना पड़ता है शुभम केसवानी सर, सर ऐसा क्या, ही विल आस्क, ही विल से। तो एक्सपर्ट ओपिनियन लो। ठीक है, तो इस केस में जॉइंट ऑडिट में क्या बेनिफिट्स हो सकता है? बेनिफिट्स क्या हो सकता है कि वर्कलोड कम करेगा, टाइम पीरियड कम करेगा, कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। हाँ, कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, हेल्दी एनवायरनमेंट होगा। ये बेनिफिट्स हो सकता है ना, हेल्दी एनवायरनमेंट होगा, और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? क्वालिटी ऑफ ऑडिट वर्क इंक्रीज करेगा। ये कुछ बेनिफिट्स है जॉइंट ऑडिट का। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें लिमिटेशंस। क्या लिमिटेशंस हो सकता है? स्कोप ऑफ वर्क किसी को असाइन किया, तो अगर उसने टाइम पीरियड पे ऑडिट कंप्लीट नहीं किया तो डिफिकल्टी हो सकता है। हाँ, टाइम पीरियड पे ऑडिट नहीं किया तो डिफिकल्टी हो सकता है। डेडलाइन पे काम करना पूरा कंप्लीट है उसको। और क्या क्या हो सकता है देखो, नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल एंटिटीज, पान दुकान का ऑडिट कराएगा? कपड़े की दुकान वाला ऑडिट कराएगा? हैं? और अगर कपड़े की दुकान वाला बोला भाई साहब मेरा ऑडिट कर दो, क्या ऑडिट करूँ भाई तेरा? टर्नओवर पता? ज़्यादा नहीं, बस 10 लाख का टर्नओवर है। नहीं बेटा, तेरे को ऑडिट नहीं करना। तो तुम डिपेंड करता है ना, नेचर ऑफ बिजनेस पे देखते हैं ना, बिजनेस का साइज कैसा है। अगर बिजनेस का साइज बड़ा है, ऑडिट करो, साइज छोटा है, मत करो। हाँ, और क्या बोला है? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन में राइज में स्लो डाउन द स्पीड ऑफ वर्क, अनसर्टेनिटी अबाउट द लाइबिलिटी। अच्छा, कॉमन एरियाज कैन बी निगलेक्टेड, जैसे मैंने बताया दोनों के बीच झगड़ा पैदा होता है, कारण क्या है? कॉमन एरियाज, कॉमन पैरामीटर्स, स्कोप, पर्पस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस इन सब केसेस में तुम लोग लफड़ा लगा सकते हैं। ठीक है, और शेयरिंग ऑफ फीस, ये तो फीस का लफड़ा, फीस का लफड़ा बड़ा लफड़ा है। कब ऑडिटर का, जब ऑडिटर, अब क्या, एक बात बताओ, एथिक्स नाम का चीज़ होता है ना, एथिक्स, क्या होता है एथिक्स? व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स? हाँ जी, यस ट्रू, मतलब एथिक्स क्या होता है, नॉर्मल बताओ। देखो, एथिक्स होता है आदमी का सिद्धांत, हिंदी में सिद्धांत बोलता है प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स। कोई कोई आदमी क्या है, अपना फीस शेयर करने का मतलब क्या होता है? देखो, अपना प्रोफेशन के साथ कभी अभी तुम्हारा ऑफिस में तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम प्रैक्टिसिंग सीए में या सीए है, तुम आर्टिकल्स रखा है अपना काम कराने के लिए, रखता है ना तुम्हारे अंडर जो काम कर रहा है, काम सीख रहा है। तो तुम क्या कर रहा है, तुमको फीस मिला है, तुम उसको दे रहा है, ले भाई परसेंटेज, तुम हमको काम दिया, ले जाओ। वो क्या है, वो बहुत गलत है, वो गलत है।
हम काम ला के दे रहे हैं, ठीक है, अच्छा बात है, तुम भी उससे कुछ सीख रहे हैं, तो तुमको क्या मिल रहा है? तुमको अपना स्टाइपेंड मिल रहा है ना, तुमको बस अपने स्टाइपेंड से मतलब है, स्टाइपेंड से मतलब है। उसके अलावा कोई, अगर कोई भी ऐसा प्रोफेशनल वाला जो तुमको उसके अलावा कुछ और बेनिफिट्स देता है, तो वो गलत है। तो शेयरिंग करना फीस, इट इज़ प्रोफेशनली मिसकंडक्ट। साइड में लिख लो, इट इज़ प्रोफेशनली मिसकंडक्ट। हाउ विल यू शेयर योर फीस, बताओ। अब मामा आके बोलेगा बेटा फीस दे दे मेरे को, मेहनत हम करते हैं, आँख हम फोड़ते हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, और तुम कोई रिश्तेदार आके मांगे फीस देना, क्या वो प्रोफेशनली वो है, एथिक्स है उसमें? कोई है? तुम देगा फीस अपना? क्यों भाई, क्यों देना? अच्छा, अगर तुम जानबूझ के शेयर कर रहा है तो गलती तुम्हारा है, तो तुमको उसके लिए एक्शन भुगतना पड़ेगा, उसका नतीजा तुमको भुगतना पड़ेगा। तो कभी भी शेयरिंग ऑफ फीस दिखे ना, वो एक लिमिटेशंस है, इट इज एन लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। स्टार मार्क लगा लो इस पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो, उसके बाद देखो गाइडलाइंस। पहला देखो डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में हम क्या बोल सकते हैं? डिवीजन ऑफ वर्क में हम ये बोल सकते हैं कि देखो क्या लिखा है, वेयर जॉइंट ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड दे शुड हैव म्यूचुअल डिस्कशंस, दे शुड डिसाइड कौन सा काम हम लोग को करना है। अब मान लो 4 पॉइंट्स है, ठीक है, 4 एंटिटी है, तो 4 एंटिटी का वर्क तुम लोग आपस में बांट लो, म्यूचुअल कंसेंट कर लो, म्यूचुअल डिस्कशन कर लो। तुम लोग चारों जन बैठो, पूछो भाई तुम कौन सा काम करेगा? भाई हम एंटिटी ए का काम करेगा, हम एंटिटी बी का काम करेगा, पहले तुम लोग डिसाइड कर लो। डिसाइड करने के बाद अपना ऑडिट प्रोग्राम स्टार्ट करो, या ऑडिट प्रोग्रामिंग स्ट्रेटेजी बनाओ। तो सबसे पहले क्या है? म्यूचुअल डिस्कशन करना। म्यूचुअल डिस्कशन करने के बाद ही तो तुम लोग आगे ऑडिट करेगा, है कि नहीं, बताओ। उसके बाद तुम लोग म्यूचुअल डिस्कशन करेगा, बोलेगा हाँ भाई मेरा अंडर 3 बंदा है, मेरे अंडर 3 बंदा है, मेरे अंडर 3 बंदा है, 12 बंदा है, चलो हम लोग से काम करवाता है। तो उस हिसाब से तुम अपना स्कोप और पर्पजेस डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सीधा सा मतलब है, पहला स्टेज में क्या होता है कि देयर शुड बी म्यूचुअल डिस्कशन, एंड आफ्टर म्यूचुअल डिस्कशन यू शुड डिस्ट्रीब्यूट योर वर्क। ओके, सेकंड पॉइंट क्या बोला है? द डिवीजन ऑफ वर्क कैन बी विद रिस्पेक्ट टू आइटम ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सीधा सा बात है, ऑडिट होगा तो ऑडिट किसका होता है? कौन सा आइटम्स का होता है? एसेट, लाइबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस। होता है कि नहीं, बताओ। उसके बाद क्या है? सर्टेन एरियाज ओइंग टू द इंपॉर्टेंस टू द नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व, दे वुड नॉट बी डिवाइडेड एंड वुड बी कवर्ड बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स। ऐसा ऐसा मैटर्स है, कुछ कुछ ऐसा मैटर्स होता है कि ऑडिटर को लगता है चलो हम लोग मिलके ही काम करें। जैसे कि फीस, फीस एक फैक्टर हो सकता है। ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है, कोई बल्कि ट्रांजेक्शन हुआ है, तो सिंगल ऑडिटर नहीं हैंडल कर सकता, तो सब कोई मिलके देखता है, चलो हम लोग ही मिलके देखेगा। तो सर्टेन मैटर्स पे क्या होता है, कंबाइंड ऑडिटर्स काम करता है, ठीक है। और क्या बोला? द डिवीजन ऑफ द वर्क ऑफ द जॉइंट ऑडिटर ऑन द एरिया ऑफ द वर्क टू बी कवर्ड शुड बी एडिक्वेटली डॉक्यूमेंटेड। सीधा सा बात है यार, डॉक्यूमेंटेशन तो हम करेगा, डॉक्यूमेंटेशन तो हम करेगा ना, बिना डॉक्यूमेंट के हो सकता है क्या? क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा? 230, ऐसे 230 में क्या बोला? डॉक्यूमेंटेशन क्या चीज़ का होगा? स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, पर्पजेज, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और क्या था, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ऑडिट प्रोसीजर्स लगाया है, क्या ऑब्जर्वेशंस देखा, सब कुछ डॉक्यूमेंट करो। ओके। सेकंड पॉइंट में क्या है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या? कोऑर्डिनेशन, आज के टाइम पे कोऑर्डिनेशन, ना 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 ना, है? तुम लोगों ने कभी एक्टर राजेंद्र कुमार का नाम सुना है? ही इज़ वन 1960s बेस्ट एक्टर, माई फेवरेट एक्टर। बोलेगा क्या कौन से ज़माने का इंसान है? नो, ये मूवी देखा ना तुम लोग, मदर इंडिया? मदर इंडिया नहीं, मेरी देश की धरती सोना उगले। उसमें एक एक्टर है ना, उसमें एक एक्टर है ना, मनोज कुमार। आई थिंक यू डोंट नो नेम, मनोज कुमार। ही हैज़ गिवन हिट्स एंड हिट्स ऑफ बॉलीवुड। देवानंद साहब, देव साहब, आज के बराबर में कोई उसका एक्टर है? कोई आज के बराबर में कोई उसके लेवल का एक्टर है क्या? उसके ऊपर बैन लगा दिया था गवर्नमेंट, कोर्ट ने, क्योंकि वो ब्लैक जैक कोट के ऊपर इतना ड्रेसिंग लगता था, लड़की लोग सुसाइड कर लिया था इंडिया में। उसके पब्लिक ब्लैक कपड़े पे उस पर बैन ही लगा दिया था सरकार ने, सोचो। इतना पागल था उसके टाइम, देवानंद के टाइम पे। आज के लेवल में है कोई ऐसा लोग एक्टर? कोई नहीं है। तो देखो, उनके बीच इतना खतरा कोऑर्डिन इतना मतलब ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन था, उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को कहाँ से कहाँ ले गया, कहाँ से कहाँ ले गया, वो उनका बदौलत है, वो उनका बदौलत है। कोऑर्डिनेशन ऐसा बनाया कि एक्टर को विश्वास हो जाता, डायरेक्टर को विश्वास होता, नहीं नहीं देव साहब है, हो जाएगा,
आज के टाइम पे कोई ऐसा है? आज के टाइम पे आई थिंक लास्ट मूवी आई सो इन 2017। उसके बाद मैंने कोई मूवी का नाम ही नहीं सुना, कौन सा रिलीज़ हुआ, क्या रिलीज़ हुआ, क्या कोई पता ही नहीं चलता कौन सा मूवी क्या है। कोई ढंग का मूवी है तो देखे आदमी है। जब देखो कोई भी ट्रेलर आता है अक्षय कुमार का नाम आ रहा है, ये तो कल तो आया था, आज फिर आ गया। हम तो सिर्फ अक्षय कुमार को देखते हैं जब भी कोई ट्रेलर आता है तो हमको लगता है वो आराम वगैरह नहीं करता लाइफ में। मूवीज़ मूवीज़ बनाया जा रहा है, 6 6 7 7 मूवीज़ बनाए जा रहा है, मोबाइल बनाए जा रहा है बंदा इस उम्र में। उसका क्या है, दम है। 8 8 मूवीज़ बना लेता है एक एक साल में। हाँ, तो उसका एक कोऑर्डिनेशन है, 3 महीना में फुल खत्म करो, चलो 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 जल्दी चलो दूसरा मूवी बताओ। वो ऐसा स्पीड में काम करता है। तो कोऑर्डिनेशन कैसे डेवलप होगा? ट्रस्ट होना चाहिए। अगर तुमको कोई काम दिया है तो तुम्हारे अंदर ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ, हम जिससे काम कराएगा, जो मेरे अंडर जो काम करेगा वो अच्छे से काम करेगा। ट्रस्ट होगा क्या? ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा। ये कोई कैसा ट्रस्ट समझाया अभी हम? ट्रस्ट मतलब व्हाट, वर्किंग ट्रस्ट। अब भाई हाँ काम दिया वो पूरा करेगा, और ऐसा हुआ कि काम पूरा नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है ना। तो तुमको कोऑर्डिनेशन डेवलप करने के लिए क्या है, पहले ट्रस्ट डेवलप करो, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा बनाओ, और क्या, टाइम पीरियड पे अपना काम खत्म करो, इससे कोऑर्डिनेशन बनता है। ठीक है। अच्छा, रिलेशनशिप के बारे में बताओ। रिलेशनशिप के बारे में बताओ क्या है। रिलेशनशिप का पहला पॉइंट क्या है? इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट वर्क विच इज नॉट डिवाइडेड अमंग द जॉइंट ऑडिटर इज कैरिड आउट बाय ऑल ऑफ देम। जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, जहाँ पे कोई मैटर्स अगर रह गया, तो वो मैटर जॉइंटली सारा ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिट करेगा। ठीक है। अगर कोई मैटर्स ऐसा होता है जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया, या रिस्पॉन्सिबिलिटी को तुम लोग डिवीजन नहीं किया, डिवाइड नहीं किया, तो सारा ऑडिटर मिलकर उसका काम करेगा। ठीक है। उसके बाद क्या बोला? इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसीजन टेकन बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स द नेचर टाइमिंग्स एंड द ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म बाय द ऑडिट जॉइंट इन इट however clarified that all the joint auditors are responsible only in respect of the appropriate deciding the nature and T among them. Proper execution of the audit procedure is a separate and specific responsibility of joint auditor concerned. अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क करने के बाद ऑडिट प्रोसीड्योर क्या एक ही लगेगा क्या? जो जॉइंट ऑडिटर्स है अलग अलग ऑडिट प्रोसीड्योर्स अप्लाई करेगा ना। जो अलग अलग काम जो दिया है वो अलग अलग ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे डिवीज़न बना, जहाँ पे सेग्रीगेशन बना, वो लोग अपना हिसाब से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेगा। जहाँ पे अगर कोई लगता है कि मेरे को एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाना है तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाएगा। अगर दूसरा ऑडिटर को लगता है कि हमको सैम्पलिंग लगाना है तो आई विल डू सैम्पलिंग। अगर तीसरा बोल रहा है कि नहीं हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाएगा तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाएगा। तो ये सिचुएशन के ऊपर बेस्ड है ना कि ऑडिटर क्या अप्लाई कर रहा है ऑडिट प्रोसीजर्स। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो ओपिनियन भी अलग होगा, पर्पजेस भी अलग होगा, ऑब्जेक्टिव्स भी अलग होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अलग होगा, सब अलग होगा और इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है। वो इंडिपेंडेंट होगा। समझ में आया? वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। और दूसरे बारे में क्या बोल रहा है? इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैटर्स which are brought to the notice of the joint auditors by any one of them if there is an agreement among the joint auditors. एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई मैटर बीच में आ गया कि जो ऑडिटर को लगा हाँ भाई तू देख एक बार इसको, तो हाँ ठीक है हम लोग देख लेंगे। वैसा कोई अगर कोई सर्टेन मैटर्स अगर ऐसा आता है तो दे शुड एग्री ऑन डैट। ठीक है, दे शुड एग्री ऑन डैट, राइट। एंड उसके बारे में क्या बोला? फॉर एग्जामिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, ये भी पता है आप लोगों को। फॉर एंश्योरिंग द ऑडिट रिपोर्ट मस्ट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिवीलिंग स्टेट, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस को पूरा करो, ये भी आपको पता है। If any matters on the nature referred in B, point B, are referred in the attention of the entity or the joint auditors, the audit report has been submitted. The other joint auditor would not be responsible for that matters. Dependence on other auditors, go through it. Reporting responsibility. Reporting responsibility का मतलब क्या है? Reporting responsibility का मतलब क्या होगा? क्या होगा reporting responsibility? Yes. रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि ऑडिट होने के बाद जो ओपिनियन होगा वो कौन रिपोर्ट करेगा? ऑडिटर ही रिपोर्ट करेगा। हाँ, ऑडिटर ही रिपोर्ट करेगा, वो है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो जिसको काम दिया ओपिनियन अपना वही रिपोर्ट करेगा। समझ में आया जॉइंट ऑडिट का काम? अच्छा, उसके बाद आ जाओ ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी का 3 पॉइंट्स क्या क्या था? ऑडिट कमेटी का 3 पॉइंट्स क्या क्या था?
ऑडिट कमेटी का 3 पॉइंट्स क्या क्या था? है? यस, क्या क्या था? मयूरी, क्या क्या था बेटा? क्या क्या था बताओ? हम्म, देखो, ऑडिट कमेटी का सेक्शन कौन सा था? 177, याद है ये 177? अच्छा, ऑडिट कमेटी कब बनता है? 3 रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए। टर्नओवर कितना होना चाहिए? 10 करोड़ होना चाहिए। बोरोइंग्स कितना होना चाहिए? 50 करोड़ होना चाहिए। और टर्नओवर ये, सॉरी, पेड अप शेयर कैपिटल 10 होना चाहिए, टर्नओवर 100 होना चाहिए, और मेरा जो बोरोइंग्स है वो कितना होना चाहिए? 50 करोड़ होना चाहिए। हो गया, पहला रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, ऑडिट कमेटी नहीं बनेगा। ऑडिट कमेटी का काम क्या है? ऑडिट कमेटी, हर कंपनी में कंपोजिशन होता है उसका, 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने के बाद एक चेयरमैन होता है। एक चेयरमैन होने के बाद क्योरम कितना बनता है? 1/3 और 3, विच एवर इज हायर। क्योरम देखो। उसके बाद देखो कि जो ऑडिट कमेटी का काम क्या है? ऑडिटर को अपॉइंट करना। ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेगा कि ऑडिटर जो काम कर रहा है वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जो भी मैटर्स है रिलेटेड ऑडिटर का, वो सारा काम ऑडिट कमेटी देखता है। इसमें वो बात लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि पहला पॉइंट देखो, अपॉइंटमेंट, रेमुनरेशन इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट। फिर उसके बाद मॉनिटरिंग द इंडिपेंडेंस एंड परफॉर्मेंस। ऑडिटर क्या अपना ओपिनियन इंडिपेंडेंटली दे रहा है या इंडिपेंडेंटली दे रहा है, वो देखना है। ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट। फिर मॉडिफिकेशंस ऑफ ट्रांजैक्शन से अप्रूविंग एनी ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में पता है क्या? बताओ तो। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, सेक्शन 188, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ये पता है क्या होता है? ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है ना, इसमें हमें कौन सा अप्रूवल लगता है? ऑमनिबस अप्रूवल। ऑमनिबस अप्रूवल मतलब क्या होता है? तुम कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन करो, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन करो, तो हम लोग ये देखते हैं कि वो ट्रांजैक्शन अगर 1 करोड़ तक है तो तुमको ऑमनिबस अप्रूवल लेना पड़ेगा। और वो भी उसमें क्या कंडीशन है कि वो सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होगा। दूसरे फाइनेंशियल ईयर के लिए तुमको फिर मीटिंग बुला के ऑमनिबस अप्रूवल लेना है। कंपनी में सिर्फ, कंपनीज एक्ट में सिर्फ 180 एक एक्स्ट्रा सेक्शन है जहाँ पे हम लोग ऑमनिबस अप्रूवल लेते हैं। ऑमनिबस अप्रूवल का मतलब क्या होता है? ऑमनिबस का अप्रूव मतलब क्या है? क्या मतलब होता है ऑमनिबस का मतलब? अच्छा, रिलेटेड पार्टी मतलब मान लो ए और बी दो पार्टी है। ठीक है, ए और बी दो पार्टी है, तो इनका कहीं कोई क्लोज एसोसिएशन है, कहीं भी कोई भी ट्रांजैक्शन में। मतलब ये ऐसा, अगर ए बी के साथ ट्रांजैक्शन करता है और बी ए के साथ ट्रांजैक्शन करता है तो दोनों को कोई फायदा हो रहा है, और जहाँ पे जो फायदा हो रहा है उसको रिलेटेड पार्टी बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी सेल ऑफ गुड्स एंड सप्लाई, परचेज ऑफ गुड्स इन एनी काइंड, लीजिंग ऑफ एनी एसेट्स। ठीक है, कोई एसेट लीज पे दे रहा है, या कोई गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है, या कोई गुड्स सामान दे रहा है, या तो फिर कोई किसी का प्लेस ऑफ प्रॉफिट है, कोई एजेंट अपॉइंट कर दिया कहीं पे प्लेस ऑफ प्रॉफिट, मतलब क्या, कोई बिजनेस देखने के लिए कोई एक एजेंट अपॉइंट कर दिया। ये सब सारा चीज़ रिलेटेड पार्टीज पे आता है। तो तुमको इतना अंदर नहीं जाना, तो इसका एक ही मतलब है कि ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जहाँ पे पार्टीज को कोई फ़ायदा होने वाला है और दोनों रिलेटेड है, दोनों जान पहचान वाला है, वो होता है रिलेटेड पार्टी। कंपनीज एक्ट में 188 का सेक्शन है, तो यू कैन रेफर दैट सेक्शन। तो इसमें क्या बोला कि कोई भी ऐसा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स हो रहा है कंपनी के साथ, तो उसका अप्रूवल लेना होगा हम लोगों को। तो अप्रूवल क्या? ऑमनिबस अप्रूवल लेना होगा। इसमें ये पता चलता है कि वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन, मैक्सिमम वैल्यू पर ट्रांजेक्शन। हाँ, फिर फैक्टर्स भी होता है, जस्टिफिकेशन, रिपीटेटिवनेस ऑफ दिस ट्रांजेक्शन, ये सब सारा चीज़ इसमें आता है ऑमनिबस अप्रूवल। तो हम लोग को इतना डेप्थ नहीं जाना है इसमें। बस इतना याद रखो कि कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन होता है रिलेटेड पार्टी के साथ, तो वो अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है वो ऑडिटर को देखना है। और उसके बाद में क्या बोला है? स्क्रूटनी ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, सेक्शन 185, 186। कंपनी जो है, कभी भी क्या, लोन नहीं ले सकता। अपने नाम के ऊपर कोई लोन ले सकता है क्या? 185 का सेक्शन है कंपनीज में कि कंपनी क्या करता है कि कुछ बोरिंग्स नहीं ले सकता, कुछ लिमिट्स है। ठीक है, जैसे कि लिमिट्स है 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम,
रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस, इन्वेस्ट नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनीज, ये सब है, एक लिमिट है, और 100% विच एवर इज हायर ना लोअर, हायर या लोअर, हायर, हायर है। तो कुछ लिमिट्स है कि कंपनी लोन नहीं ले सकता, लोन लेता है तो उसका स्पेशल रेजोल्यूशन बताओ, क्यों क्यों लिया है, किस पर्पजेस के लिए, तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। 185 और 186 का रेफरेंस है इसमें कंपनीज एक्ट का, तो वो ऑडिटर को देखना है, वो ऑडिटर को देखना है। उसके बाद क्या बोला, वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग्स ऑफ एसेट्स ऑफ द कंपनी वेन एवर इट इज़ नेसेसरी। अच्छा, ऑडिटर जो है एसेट का वैल्यूएशन कर सकता है क्या? क्या एक ऑडिटर एसेट का वैल्यूएशन कर सकता है क्या? ये वैल्यूएशन करने का काम किसका है? ये वैल्यूएशन करने का काम किसका है? हम्म, और वैल्यूएशन करने का काम है रजिस्टर्ड वैल्यूअर का, रजिस्टर्ड वैल्यूअर का वो अलग है, उसका अलग पंगा है, वो उसका काम है, वो सिर्फ एसेट का वैल्यूएशन करता है। एसेट का वैल्यूएशन मतलब उसको एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर बोला जाता है, उसको वैल्यूएशन एग्जाम में पास करना होता है, और वो कोई भी हो सकता है, कोई भी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, कोई भी प्रोफेशनल वाला, कुछ भी अलग से कुछ भी हो सकता है। तो एसेट वैल्यूएशन का काम अगर वो चाहता है तो ऑडिटर चेक कर सकता है, तो वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर का रेफरेंस ले सकता है। ठीक है, और उसके बाद में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल मतलब जहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के ऊपर इंटरनल कंट्रोल बैठता है ना, उसको इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बोला जाता है। प्राइवेट कंपनीज एक्सक्लूड है इसमें। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज क्या है, एक्सक्लूड है। और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मतलब तुम एक रिस्क बेस्ड ऑडिट का कंसेप्ट समझाया था ना, रिस्क बेस्ड ऑडिट का कंसेप्ट समझाया था इंटरनल कंट्रोल में, शायद भूल गया होगा तुम लोग। क्या होता है देखो, अब रिस्क को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को क्या क्या प्रोसीजर्स लगाना होता है, इंटरनल कंट्रोल को ज़्यादा करो, वीकनेस को कम करो, हाँ। उसके बाद में और क्या क्या था, जहाँ पे डिटेक्शन रिस्क दिखता है उसको हटाओ, जहाँ पे इनहेरेंट रिस्क दिखता है उसको हटाओ। तो कुछ रिस्क होता है, उसके बारे में ऑडिटर को चेक करना होता है, लेवल ऑफ रिस्क कितना है, मटेरियलिटी लेवल देखना होता है। ठीक है, वो इस बारे में बोला है इसमें। और क्या बोला है, मॉनिटरिंग द यूज ऑफ फंड्स थ्रू पब्लिक ऑफर या ग्रांट्स, क्या है ये, मैटर्स, ग्रांट रिलेटेड, पब्लिक ऑफर से रिलेटेड मैटर्स। अच्छा, पब्लिक के पास में पैसा आया तो किस पर्पजेस के लिए यूज़ हुआ, तुमको सरकार पैसा दिया है कि तुम जनता का भला करो, और इसे तुम ऑडी खरीद लिया, तुम ऑडी खरीद लिया, ठीक है, तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा। सर आपने पैसा तो दिया था, ऑडिटर चुगलखोर जैसा होता है, सर आपने एक पैसा तो दिया था लेकिन ना उसने ऑडी ले ली हैं, ऑडी ले ली, फिर सरकार फिर क्या करेगा, अरे भाई पकड़ो पकड़ो उसको, पैसा तुमको जनता का भला करने के लिए, तुम हमें ऑडी, ऑडी लेके अपना बीवी बच्चा को घुमा रहा है, हाँ। तो उस पर्पजेज में ऑडिटर को देखना पड़ेगा कि उसका पर्पजेज क्या है। ठीक है, नींद नहीं आना चाहिए। उसके बाद पावर ऑफ ऑडिट कमेटी। अब ऑडिट कमेटी का क्या पावर है बताओ तो, क्या क्या पावर है ऑडिट कमेटी का? दो चीज, पहला कोई भी मैटर इन्वेस्टिगेट करना, दूसरा ऑडिट रिपोर्ट पे कमेंट करना, तीसरा कोई भी कंट्रोल्स है, कोई भी इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है तो उसको रिपोर्ट करना, और दूसरा ऑडिट रिपोर्ट पे कमेंट मतलब कोई भी ऐसा ओपिनियन लगा ऑडिटर को कि भाई तुम ओपिनियन गलत दिया है तो रीज़न बता दो क्यों ओपिनियन तुम गलत दिया है, क्या दिया है, ये सब चीज़ देखना बस। इन्वेस्टिगेट करो, ऑडिट ओपिनियन दो, इंटरनल कंट्रोल इनफेक्टिव है तो उसको रिपोर्ट करो, और एक पॉइंट क्या बताया, विशल ब्लोअर पॉलिसी। ये विशल ब्लोअर पॉलिसी का मतलब क्या होता है बताओ तो, क्या होता है विशल ब्लोअर, नाम सुना है विशल ब्लोअर? सीटी बजाने वाला विशल नहीं, विशल ब्लोअर क्या होता है देखो, इसमें क्या लफड़ा है, इंडिया में ना, हम लोग का कंट्री में कॉरपोरेट लाइफ जो है ना, वो माना कि तुम्हारा 25 लैक्स, 40 लैक्स, 50 लैक्स TCS, वो करोड़ों का तुम्हारा पैकेज है। हम्म, लेकिन जहाँ वर्किंग प्लेस पे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता है ना, तो वहाँ पे काम करके कोई मज़ा नहीं आता है। मज़ा आता है? हम जॉब क्यों नहीं कर रहा, इसीलिए नहीं कर रहा। तुम क्यों डर गया, हम जॉब क्यों नहीं गया? को- कभी भी किसी दोस्त से पूछो भाई कहाँ पे, भाई बॉस ने बजा रखी है। भाई क्या कर रहे हो, भाई काम कर रहा हूँ। अभी रात को 1 बजे कौन सा ऑफिस खुला है भाई, प्रेशर, तुमको तुमको लगेगा बेटा अगर हम गुड़गांव में बैठा है, बेटी गुड़गांव में जॉब कर रहा है यार, लेकिन वो उससे पूछो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो उससे पूछो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है।
सी इज़ नेवर फ्री. नो टाइम फॉर ऑन सेल्फ, नो टाइम फॉर फैमिली, नो टाइम फॉर फ्रेंड्स, नो टाइम, सिर्फ पैसा कमाने का बुद्धि. भाई पैसा सब कमाता है, कोई कम कमाता है, कोई ज़्यादा कमाता है, लेकिन लाइफ का कोई भरोसा नहीं है. वो बोलता है एक्सप्लोर योर मूवमेंट, एक्सप्लोर योर मूवमेंट. सीधा सा बात है यार. देखो बंदा आया है अपना किस्मत लेके. आई बिलीव, बंदा अपना किस्मत लेके आया है. जो होगा सो होगा. ऊपर वाले ने जो लिखा है ना वो होगा ही, उसको कोई नहीं बदल सकता. लेकिन एक चीज़ के पीछे ऐसा मत भागना. तुम लोग को भी हम बता रहे हैं, ऑनलाइन वाला बच्चा को भी बोल रहा है कि एक चीज़ के पीछे इतना मत भागना कि तुम लोग भूल जाए कि हम लोग भी इस दुनिया में है, कि अपने लिए ही टाइम नहीं है. देखना, दुनिया में कितना आबादी है? 700 करोड़. ठीक है, 700 करोड़ का आबादी है. 700 करोड़ में 200 करोड़ इंडिया का आबादी है. ठीक है, तो 200 करोड़ का आदमी आदमी के मुंह से कॉमन वर्ड क्या निकलता है पता है? हर दिन, हर दिन तुम्हारे मुंह, सबके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं है, टाइम नहीं मिला. तो बोलो भगवान जी को 48 घंटा का दिन देगा एक दिन. भगवान जी को बोलो 48 घंटे का दिन देगा. देगा कि नहीं बताओ? तो भी इंसान को लगेगा टाइम नहीं मिला. व्हाट इज दिस? 24 घंटा कम है. 24 घंटा में 8-9 घंटा अब निकाल दो सोने का, 16 घंटा बचता है भाई. तो भी कम है. तो भी तुम लोगों को लग रहा है आदमी का. तो लाइफ को ऐसे बोलो कि लाइफ जो है मस्त रहो. सीधा सा बंदा है. नो प्रेशर, नो टेंशन, नथिंग एल्स. किसी के पीछे मत भागो. जॉब के पे जॉब मिलेगा मिलेगा, काम कर रहे करो, लेकिन इतना भी इन्वॉल्वमेंट नहीं लेना चाहिए. मेंटल स्ट्रेस कौन सा है यार? हर बच्चा का टाइम पे आज मेंटल स्ट्रेस है. किसी को भी ले लो. इवन आई हैव माई किड, ही इज इन स्ट्रेस. बताओ, 1 साल का बच्चा है, उसको स्ट्रेस है. क्या चीज़ का स्ट्रेस है भाई? आज सुबह उठा है, दूध पे बैठा है, अगर मुंह बना के बैठा है, और क्या हो गया? बोल तो नहीं सकता, लेकिन फील तो कर सकता है ना कि हम ऐसे वर्ड है विस्की, व्हाट हैपन? ही कांट स्पीक, ही इज 1 ईयर ओल्ड. ओके, बैठा है. हम लोग क्या हो गया बेटा? बोले देखो हमारा वाइफ, लेट्स सी स्ट्रेस दिख रहा है. मोबाइल जब तक नहीं मिलेगा ही इज इन स्ट्रेस. ही विल सिट डाउन इन हिज बेड. मोबाइल चाहिए, हेलो स्ट्रेस. हम बोला देखो 1 साल का बच्चा है, अभी से स्ट्रेस है यार. पढ़ाई का स्ट्रेस, उसका स्ट्रेस, लाइफ का स्ट्रेस, शादी नहीं हो रहा है तो स्ट्रेस, ये स्ट्रेस. क्यों ले रहा है स्ट्रेस तुम लोग, किस चीज़ का यार? तो इसमें क्या है, स्ट्रेस वर्कलोड को ख़त्म करो. सीधा सा बात है, सीख के जाओ ये बात. तुम लोग सीए में बनो, सीए बनो, सीएस बनो, दुनिया बनता है. यूपीएससी क्रैक करने वाला सब कुछ बनता है. लेकिन इतना भी किसी भी चीज़ के पीछे नहीं भागना चाहिए हम लोगों को कि हम लोग भूल जाए कि वी आर ऑल्सो देयर इन लाइफ. ये लाइफ एक है, दो नहीं है. लाइफ एक है. पढ़ाई करने का टाइम पे स्ट्रेस भी पढ़ाई कब कोर्स खत्म है होगा ना यार. तुम काम कर रहे हैं, ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, करो ना, जरूर खत्म होगा. और अप डाउन सबका लाइफ में होता है, उसको लड़ना सीखो उससे. डोंट बी ट्राई टू बी डीमोटिवेटेड योर सेल्फ एंड ऑल दिस एंड दिस. नो, दिस इज वेरी बैड. समझ में आया? नहीं भागना है पीछे में यार. वो 3 इडियट्स वाला मूवी देखा कोई? देखो ये डायलॉग्स नहीं है, ये रियलिटी है. दिस इज रियलिटी ऑफ टूडेज टाइम. हार्ड ट्रूथ है. पैसा कमाना है, 35 साल तक सेटल होना है, 25 ईयर्स तक घर लेना है, 30. भाई टाइम सबका आता है. आई एम नॉट सेटल्ड. हम अपना लाइफ एग्जाम्पल खुद दे रहे हैं. आई एम नॉट सेटल्ड. आई एम ऑल्सो नॉट सेटल्ड. आई ऑल्सो ऑन माई आई एम टाइम. खाली बैठा रहता है, हम सुबह तक दिन भर खाली यहाँ क्लासेस करके वापस चला जाएगा, घर पे बैठा है आराम से. आई एम ऑल्सो सेटल्ड. प्रेशर, कब काम करेगा? आई विल डू, जब करना होगा करेगा. वाई आई विल सो टेंशन? लाइफ का क्या है भाई? सटक लेगा ऊपर, कभी यही सटक लेगा तो कोई बोल नहीं सकता ना. तो इसीलिए मतलब स्ट्रेस नहीं लेना है कोई भी चीज़ का. ये पॉइंट वही बोल रहा है. विशल ब्लोअर, तो विशल ब्लोअर पॉलिसी में टीम होता है. एक टीम होता है, जो अगर कोई गलत काम होता है तो हम लोग उसको रिपोर्ट करते हैं. ठीक है. तो आजकल देखो कॉर्पोरेट लाइफ में सबका साथ में कुछ ना कुछ गलत होता ही है. कुछ गलत होता ही है. मैनेजर ने प्रेशर कर दिया, प्रेशर करने का टाइम काम करने वाला सुसाइड कर लिया. बहुत सारा ऐसा केसेस है. पॉलिटिक्स ज़्यादा चलता है. पॉलिटिक्स. तुमको प्रमोशन मिला है, सामने वाला चलेगा ऊपर से, चाहे वो कैसा भी हो, सामने वाला चलेगा. उसको प्रमोशन क्यों मिला? तुम्हारा टारगेट्स टाइमली अचीव हुआ है, लेकिन फिर भी वो चलेगा. यू डोंट सी कि कोई फ्रेंड किसी का नहीं होता. तुम लोग लग रहा है मेरा इतना सारा दोस्त है, सब है, अरे कोई नहीं आएगा. नो वन विल कम इन योर हार्ड टाइम्स. नो वन विल कम.
लग रहा है यार मेरा दोस्त अच्छा जॉब लग रहा है मेरे को भी, अरे कौन सी दुनिया में जी रहे हो यार, ये कोई जो जय वीरो वाली दोस्ती थोड़ी ना है। हम्म? मेहनत तुम कर रहे है, एबिलिटी तुम्हारा है, हाँ, खून तुम जला रहे हैं और क्रेडिट किसी और का, ऐसा हो सकता है? होता है, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में होता है, होता है, सब सब कुछ होता है, यू विल फेस, सब कुछ है, हार्श है। तो एक टीम बना दिया, एम्प्लॉय को मोटिवेट करो, फैमिली टाइम दो, वैकेशन करो, ये करो, सब कुछ करो, तो एक विजुअल पर एक टीम होता है जहाँ पे हम लोग रिपोर्ट करता है कुछ गलत हुआ है तो हम लोग को मैटर रिसॉल्व करो, वो होता है विजुअल ब्लो। और एक क्या बोला है इसमें, सेफ गार्ड अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन। विक्टिम कौन है, ये पहला और ये जो पॉइंट है ना, ये रिलेटेड पॉइंट्स है। पहला वाला पॉइंट क्या बोला कि विसल ब्लोअर टीम बनाओ, कि भाई कोई ऐसा गलत काम होता है तो हम लोग रिपोर्ट करें। और विक्टिम कौन है, जिसके साथ हुआ वो विक्टिम है, उसको बोलना पड़ेगा ना, कोई भी ऐसा कंसर्न्स अगर होता है तो वो रिपोर्ट करेगा, वो रिपोर्ट करेगा। इंडिया में ये मैटर 2010 में आया था, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में ये मैटर दिया था, उससे पहले कोई कमेटी था ही नहीं। तो नाम के लिए कमेटी है यार, कौन, व्हाट आई विल से मोर। तो ये चैप्टर में यही है, दिस चैप्टर इज हेल कंप्लीटेड। कुछ सीखा इस चैप्टर से? ये जो ये है ना प्रोविजंस ऑफ 2020 ऑडिट कमेटी, ये जितना भी पॉइंट्स है प्लीज़ पावर ऑफ ऑडिट कमेटी अंडरलाइन कर लो सारा पॉइंट्स, इट विल बी आस्क्ड फॉर 3 to 4 मार्क्स, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू वन मोर चैप्टर, कॉस्ट ऑडिट। आई एम गिविंग यू 5 minutes, यू प्लीज़ हैव एनी डाउट ऑन दिस चैप्टर यू कैन आस्क। यस, ऑनलाइन वाले बच्चों, अंजना जी, यस सर। अगर कोई भी डाउट है प्लीज़, हम आई एम गिविंग यू 5 minutes, प्लीज़ हैव एन चेक। कोई जैसा टॉपिक है जो समझ में नहीं आया है? ओके सर। यस, और भी मनीष, जी सर। कोई भी चीज़ समझ में नहीं है बेटा, यू हैव इन 4 to 5 minutes, प्लीज चेक इट एंड यू कैन आस्क मी, ओके? ओके सर। ओके, एंड शुभश्री ऑल्सो, रंजीत ऑल्सो, सब बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज आस्क मी। कोई भी ऐसा टॉपिक है जो समझ में नहीं आया, यू कैन आस्क, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में से 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। You should have technique to study. Be smart. Be smart. इसका मतलब पता है क्या होता है? You should be specific. You should be measurable. Achievable. Realistic target. Target studies. You should have smart study. ओके, मोदी जी बनाते हैं ना बिल्डिंग, तो मैंने भी बना दिया, आई हैव ऑल्सो टैलेंट, आई हैव ऑल्सो टैलेंट। ये होना स्मार्ट स्टडी, कम टाइम पे ज़्यादा सिलेबस कवर करने का, ओके?
तो आया कुछ डाउट है, कोई भी चीज़ का कोई पंगा होगा, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में आया पूछ लेना, ओके। अच्छा, लेट स्टार्ट वन मोर चैप्टर which is called cost audit. It can come for 4 to 5 marks, right? Okay, cost audit. अच्छा, कॉस्ट ऑडिट में क्या होता है? कॉस्ट ऑडिट में हम लोग कॉस्ट ऑडिट करते हैं। व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट? द ऑडिट ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑडिट। ये लिख के आएगा ना आंसर, द ऑडिट ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑडिट। अबे कॉस्ट क्या होता है, क्या होता है? तो इसको भूल जाओ, इस वर्ड को भूल जाओ। ये क्या होता है कॉस्ट? कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ लिया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ लिया, कॉस्टिंग पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, कॉस्ट क्या होता है बताओ? क्या होता है कॉस्ट? ओह माय गॉड, क्या होता है कॉस्ट? देखो, हिंदी में इसका मतलब तो है लागत। हिंदी में इसको हम बोलते हैं लागत। अब इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? यस, मनीष जी, ओ मनीष जी, जी सर। कॉस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? हिंदी में तो लागत बोलता है, और क्या बोल सकते हैं इसको? इसका मतलब होता है, मैं बोलूँ या तुम लोग बोलोगे? हैं, हम बोल दे, ठीक है, थैंक यू सो मच। पेन का है हीरा। इसका मतलब होता है द एक्चुअल कॉस्ट विच यू आर पेइंग, द एक्चुअल कॉस्ट विच यू आर पेइंग। अब इस कॉस्ट ऑफ एसेट में क्या क्या जुड़ा हुआ रहता है? एक्चुअल प्राइस विच यू आर पेइंग फॉर एन एसेट इज कॉल्ड कॉस्ट। एक्चुअल प्राइस बोले तो 100 है तो 100 ही दिया, 100 है तो 100 ही दिया। और कॉस्ट इज नॉट एन एक्सपेंस। किसने बोला एक्सपेंस? कॉस्ट एक्सपेंस होता है क्या? मेरा सर अकाउंटिंग एकदम, हाँ बोलो। कीमत होगा। कीमत? अबे लागत, कीमत नहीं हम्म, होता, लागत। कॉस्ट का मतलब लागत होता है, कीमत अलग चीज होता है बेटा। कीमत होता है बेचने के बाद में तुम उसका फाइनल प्राइस जो बोलता है उसको कीमत बोला जाता है। लागत और कीमत में फर्क होता है। ओके सर। हाँ, लागत और कीमत में फर्क होता है। यस, हम क्या बोल रहा था? अच्छा, कॉस्ट एक्सपेंस है क्या? देर आर मेनी, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक्सपर्ट्स सेइंग कॉस्ट इज एन एक्सपेंस। इनकम होगा क्या? इसका नेचर क्या है कॉस्ट का? लाइबिलिटी, एसेट, इनकम, एक्सपेंस, नोशनल गेन, रेवेन्यू, सेल्स, क्या है? देखो, मेरा अकाउंटेंसी एकदम डब्बा है, ठीक है। आई फील्ड इन अकाउंटेंसी मेनी टाइम्स, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 11-6। आई हैव वेरी गुड गुड मार्क्स, ठीक है। मेरा अकाउंटेंसी एकदम डब्बा है, ठीक है। मेरे को बताओ, कॉस्ट में कॉस्ट क्या है, नेचर क्या है इसका, क्या हो सकता है इसका मतलब है? क्या होता है कॉस्ट? एसेट्स होगा, लाइबिलिटी होगा। कहाँ फंसा दिया भैया आपने? छोड़ो, जो होगा सो होगा, हमें उसे मतलब नहीं है। हमको बस इसका ऑडिट सिखाना है। इसमें क्या होगा कि कौन सी चीज़ पे कॉस्ट ऑडिट लगता है, इस चैप्टर्स में हम लोग सीखेगा, ठीक है। तो बीइंग ए CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यू शुड नो द मीनिंग ऑफ कॉस्ट। थोड़ी शर्म की बात है, लेकिन हैंडल इट, ठीक है। हैंडल इट, हैंडल विथ केयर, ओके। देखो, इसमें क्या होगा, इसमें ये बोला है कि कॉस्ट ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट डाटा टू ऑथेंटिकेट द रिजल्ट्स रिलेटिंग टू द असेसमेंट ऑफ कॉस्ट टू द अवेलेबल रेगुलेटरी गाइडलाइंस। मतलब क्या, एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, कंपनी का नाम है, क्या नाम है कंपनी का? आप लोग की कोई नाम बता दो यार कंपनी का, अपने रामदेव बाबा जी, ठीक है, नाम सुना है रामदेव बाबा जी का? रामदेव बाबा जी का रुड़की नाम सुना है, एक जगह का रुड़की, रुड़की नियर हरि, इन यूपी, यूपी में रुड़की।
रुड़की पार करने के बाद में बाबा जी का एक, रामदेव बाबा जी का एक बहुत बड़ा प्लांट है, पतंजलि योगपीठ बोलते हैं उसको। अलग यूनिवर्सिटी है, अलग मॉल है, अलग फैक्ट्री है, बहुत बड़े एरिया में है पतंजलि का फैक्ट्री। हॉस्पिटल है, पतंजलि अस्पताल, मतलब एकर्स और एकर्स में फैला हुआ है। रुड़की पार करने के बाद जब तुम लोग हरिद्वार जाते हैं ना, तो बीच पे आते हैं, यू कैन से इट। तो अपने रामदेव बाबा जी ने कुछ साल पहले बीएसएनएल के साथ मिलकर एक सिम निकाला था। सिम सिम सोचा चलो इसमें भी हम लोग आजमा लेगा। तो खुशी खुशी में क्या किया, मैंने भी वो सिम ले लिया। ठीक है, खुशी खुशी में चल भाई रामदेव बाबा जी का है, चलिएगा। फ़ोन में लगाया 2 दिन, तो द सीन वॉज डेट, अबे नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा, अबे इसमें नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा, सर्च कर रहा है, हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। न्यूज़ में आया तीसरा दिन की ये कंपनी बंद। न्यूज़ में आया तीसरा दिन कंपनी बंद। अच्छा, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, भारत मोबाइल्स इन 2019। भारत 2019 का एक केस है, देखो। अबे अजीब वो है, 2019 में ना एक केस हुआ था, हंसेगा तुम लोग, कि भरत मोबाइल्स के, भरत नाम का एक कंपनी बना था, और वो 251 में, 251 रुपये में मोबाइल फ़ोन दे रहा था। न्यूज़ में भी एड्स आया, न्यूज़पेपर्स में भी ऐड आया, ऑनलाइन लिंक बनाया, करोड़ों आदमी अप्लाई किया, करोड़ों आदमी अप्लाई किया, हम भी अप्लाई कर दिया। अबे 251 में टच फ़ोन, सिंगल एंड्रॉयड फ़ोन मिल रहा है, हैं? तो भाई 251 रुपया पे कर दिया। द सीन वॉज डेट, उसका तकरीबन बोला कि डिलीवरी आपको 5 दिन में मिल जाएगी। जिस दिन 5 दिन हुआ, उस दिन ये खबर आया, डायरेक्टरेट ईडी वालों ने उस ग्रुप का कंपनी को पकड़ लिया, और वो लोग मजाक मजाक में करोड़ों रुपया ऐंठ लिया आदमी से, पब्लिक से, कि 251 में हम लोग फ़ोन देगा। आज तक वो ऑर्डर लिंक हम संभाल के रखा है, कब मेरा फ़ोन आएगा, आज तक नहीं मिला। इट इज़ 2024 कंप्लीट होने वाला, 5 साल हो गया। देखो कैसा लगा मेरा मजाक, बहुत बड़ा मजाक किया ना पब्लिक के साथ। पब्लिक को पागल ऐसे ही बनाता है, पब्लिक को जो पागल है ऐसे ही बनाता है। अच्छा, एक और स्कैम हम बताते हैं तुम लोगों को। ये स्कैम हुआ था रिसेंटली, ये स्कैम हुआ था रिसेंटली। तुम लोग कोका कोला का नाम सुना है? कोका कोला सुना है? अभी कोक हो गया ना, पहले कोका कोला का ऐड आता था। आई थिंक व्हेन आई वाज इन क्लास 2 एंड क्लास 8, कब का बात है, 99 का या 2000 का बात होगा, ये 99 का बात होगा। तो उस टाइम क्रिकेट का क्रेज़ पूरा था इंडिया में, अभी भी है। तो इंडिया 99 का वर्ल्ड कप खेल रहा था, तो उसमें आमिर खान था ना, कोको कोला का ब्रांड एम्बेसडर था पहले। आमिर खान जो था ना, ब्रांड एम्बेसडर था। तो 2005 में क्या हुआ था, बीच में हल्ला हुआ था ना, कोको कोला में कुछ ये मिला है, कोई मेंढक मिला है, क्या मिला है, ब्लेड मिला है, वो मिला है, ये मिला है। बीच में कोको कोला कंपनी बंद हो गया था। अरे उसको छोड़, मैगी का एग्जाम्पल सुना था ना बीच में, मैगी बीच में बंद हो गया था। हाँ, मैगी बीच में बंद हो गया था ना, 2 महीना के लिए मैगी बंद हो गया था, आदमी लोग पागल हो गया था। एक दिन में मैगी का पता है इंडिया में कितना पैकेट बिकता है? 70 करोड़ पैकेट बिकता है इंडिया में मैगी का। क्यों? 2 मिनट है मज़ेदार, पल भर में मैगी तैयार। वही डायलॉग है ना, 2 मिनट में मैगी तैयार। एक्चुअली ये मैगी जो है इंडिया का डिश नहीं है, ये जो नूडल है जो है, ये जो लंबा कीड़ा मकोड़ा होता है, ये इंडिया का डिश नहीं है, ये चाइना का डिश है। और तुम लोग को पता है, मैगी के बिजनेस के थ्रू चाइना, चाइना का ही कंपनी होगा। इंडिया चाइना वाला चाव 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 करता है, चाउमीन चाउमीन करता है, वो लोग जो करता है नूडल्स वगैरह करता है। तो इंडिया से चाइना पता है कितना पैसा, हम बताया था ना बीच में, अपना जंक फूड इंडस्ट्री का कितना पैसा है। मैंने एक रिपोर्ट, रफ वो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, लेकिन तकरीबन भी वो 60,000 करोड़ का टर्नओवर करता है इंडिया में, इंडिया का जंक फूड। मैक्सिमम 90% जो है रेवेन्यू जो है मोमोज, मोमोज, मोमोज का काम है, मोमोज खाता है। अब ये है क्या, घर पे बना लेगा, घर पे कोई नहीं खाएगा, बाहर चलो मोमोज खा के आएगा यार।
पता नहीं कितना कितना दिन का है, 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन। रियलिटी में देखेगा सीन कहाँ पे कैसे बना रहा है, कोई नहीं खाएगा। तो ये जो मोमोज है, मोमोज का अगर कॉस्टिंग हम निकाले, उसमें क्या लगता है, मैदा, चीन, और मैदा के साथ साथ क्या लगता है उसमें, थोड़ा चीनी भी लगता होगा, आटा भी लगता होगा, कुछ तो लगता होगा। तो उसका अगर एक मोमो का कॉस्ट हम निकाले तो कितना पड़ता होगा, मुश्किल से 5 रुपये पड़ता होगा। हाँ, पड़ता है। तो आदमी कितना रुपये का मोमोज प्लेट बिकता है वैसे? कितना मोमोज आता है उसमें? 6। देखो हम तो आज तक खाया नहीं, आई डोंट नो, हम तुम लोग से गुजरा है, तुम लोग खाता है। कितने रुपए प्लेट आता है इसका? 50 मान लो, 50 रुपये। तो ये 5 रुपये का मोमो का एक कॉस्टिंग बढ़ता है, पर प्लेट में इसका लगता है 50 रुपया। मुश्किल से कितना देता है, 5 या 6 देता है। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स का क्या दाम लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। आदमी क्यों खाता है, चाव से खाता है, भाई चलो मोमो खाएगा। मोमो का कंसेप्ट ज़्यादा ज़्यादा साल पुराना नहीं है, इट ऑलमोस्ट अराउंड 15 to 20 ईयर्स। इट ऑलमोस्ट अराउंड 15 to 20 ईयर्स से मोमोज है, उससे पहले मोमोज नहीं था। हाँ, उससे पहले मोमोज नहीं था। तो तुमको पता है ये मोमो से चाइना वाला हम लोगों का कम से कम 90% रेवेन्यू का पैसा ले जाता है। चाइना खाता है सब, चाइनीज डिश है मोमोज। नूडल्स, नूडल्स में क्या क्या आता है, जैसे कि वो ये लंबा पैकेट आता है ना, एक लंबा कीड़ा, हम तो उसको लंबा कीड़ा बोलते हैं। वो उसको खाने के टाइम पे लगेगा, ये हाथ में अब कुछ पकड़ के रखा है, जब खाने बैठता है उसको लग रहा है जैसे हाथ में पकड़ के बैठा है कुछ। अबे कितना लंबा कीड़ा है, कभी ख़त्म होगा क्या? हम यूट्यूब भी बोल रहे हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। दीज ऑल आर डेंजरस, दीज ऑल आर डेंजरस। हाँ, इससे अच्छा क्या है, घर पे बना के खाओ। घर पे भी हम लोग अच्छा चीज़ बना सकते हैं। तो लेकिन आदमी को बिजनेस करना है, और बिजनेस करने के लिए आदमी लोग नया नया चीज़ निकाल रहा है, नया नया चीज़ निकाल रहा है। अबे नूडल का काम पकड़ लिया आदमी लोग, होलसेल में मैगी बेचा है। तो मैगी तो बंद हो गया था बीच में, फिर से चालू हो गया, भाई मैगी में ये मिला, वो मिला, ये मिला। थोड़ा दिन पहले कोई पिज़्ज़ा खा रहा था, पिज़्ज़ा में पता नहीं छिपकली निकल के आ गया। फोट अच्छा, एक और चीज़, सोशलाइज कर रहा है, सोशलाइज। भाई बर्गर हग में जाओ भाई, पैसा है तुम्हारे पास, कोई भी अफोर्ड कर सकता है, बर्गर पिज़्ज़ा जो भी खाओ खाओ, राइट। लेकिन वो स्टोरी इंस्टाग्राम में जरूर आना है, डैश 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 डैश, स्टार 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 स्टार, हैशटैग ये वो, फूड फूड टाइम, ईटिंग ईटिंग टाइम, ये वो, नाइट टाइम नाइट आउट विद माय फ्रेंड्स, दिस। अबे यार तुम लोग जा रहा है। अच्छा, जब ज़्यादा स्टोरीज में लाइक्स आ गया, ज़्यादा स्टोरीज में लाइक्स आ गया, तो पूरा तारीफ होगा, बेस्ट बर्गर, ये बर्गर, मेरा बर्गर, तेरा बर्गर, जो भी बर्गर, सब लाइक्स करेगा। अच्छा, जब और सोशलाइज करेगा, खाने के टाइम पे जब जो होता है ना, वो क्या है यार, वो स्नैपचैट, ठीक है, स्नैपचैट में अलग अलग जानवर पैदा करेगा, ठीक है। ठीक है, देखो हम तुमको बिजनेस बता रहे हैं, देखो अलग अलग जानवर पैदा करेगा। अच्छा, जब वो पिज़्ज़ा खा रहा होगा, ठीक है, कितना प्यार से वो लोग KFC को प्यार भरा दुआ देता है, और जब पिज़्ज़ा में छिपकली निकल गया, उस दिन से वो लोग भर भर के गाली देता है उसको, भर भर के बददुआ देता है वो लोग, ठीक है। एक पिज़्ज़ा का कॉस्टिंग कितना पड़ता है, एक पिज़्ज़ा का कीमत कितना है, 240। कॉर्न पिज़्ज़ा, चीज़ पिज़्ज़ा, अलग अलग वैरायटी है। हाँ, हाईएस्ट पिज़्ज़ा 700-800 का भी आता है, चिकन वाला, नॉन वेज वाला, ये वाला। तो तुम लोग को क्या लगता है, वो क्या हम लोग को फ्रेश बना के देता है? हाँ, तुम लोग को क्या लगा, हम लोग को ताज़ा बना के देता है? ये लोग 2 दिन पहले बना के रखता है, ओवन में गर्म करके खिला देता है भाई। और रियलिटी में अगर किसी को हम लोग समझाने जाएगा, वो हम लोग को ज्ञान देगा, दिस इज माई राइट, माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस। रियलिटी है ये। हम लोग अपना हेल्थ के साथ खुद ही मजाक कर रहे हैं यार। ना देखो, तुम लोग को हम नहीं बोल रहे स्पेसिफिकली, जस्ट आई एम गिविंग एन लाइव एग्जांपल हाउ दे आर अर्निंग रेवेन्यू फ्रॉम अस। यार KFC वाला, तुमको लगता है KFC का ओनर ये सब खाता होगा? हाँ, अजय देवगन बीमल का पैकेट लेके खा रहा है, आदमी लोग चाव से खा रहा है बीमल। अरे भाई अजय देवगन खाए तो हम लोग भी अच्छा चीज़ें खा लेगा, इसमें केसर है। अबे भाई कुछ नहीं है इसमें, कांच का टुकड़ा है इसमें। कितना का रेवेन्यू कमा रहा है वो लोग हम लोग से? कितना, हम लोग का 75% तो ये सब फालतू चीज़ में ही जा रहा है। तो ये सब चीज़ का कॉस्ट निकालने के लिए कौन बैठा है, कॉस्ट ऑडिटर बैठा है, कॉस्ट ऑडिटर बैठा है। अच्छा, अभी
अगर हम जंक फूड का बात कर ही रहे हैं तो इसमें अगर हम लोगों को बोले कि तुम लोग ऑडिट करो, एक फैक्ट्री का ऑडिट करो जो मोमोज बना रहा है, तो तुम लोग क्या देखेगा उसमें? व्हाट यू विल सी देयर? मोमोज का फैक्ट्रीज है इंडिया में, प्लांट्स है बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा बड़ा। यस, मोमोज का बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है बड़ा बड़ा सारा, जहाँ पे ऑडिट्स होता है, जहाँ पे ये लोग मोमोज बना रहा होता है। पैकेट्स में सील पैक बना, आजकल तो पैकेट पैकेट का सब खाना भी आ रहा है, बताओ, पैकेट में बना के मॉल पे रख देता है। अमेरिका में कॉमन है, माई सिस्टर लिव देयर, वो लोग दिखा रहे हैं ना भाई, हम लोग तो हम तो आज तक नहीं गए अमेरिका, लेकिन बोल रहे हैं कि वहाँ पे खाना भी मिलता है, इंडियन रेस्टोरेंट्स है वहाँ पे, खाना पैक करके, पैक किया हुआ खाना मिलता है। अब वो कितना दिन पुराना है, कितना दिन क्या है, खाना एक दिन पुराना होने से खाने से फूड फूड पॉइजनिंग हो जाता है, तो 10-10 दिन पुराना खाना भी आदमी लोग खा लेता है। फ्लाइट्स में देखो, फ्लाइट्स में देखे, फ्लाइट्स में नॉर्मल मैगी खा के देखो, यू हैवन स्मेल इन फ्लाइट्स एंड ऑल, मतलब अजीब ही बू आता है। अच्छा अगर तुम घर से लेके गया होगा तो ठीक है खाना वाना, लेकिन व्हाट आई विल से, है मतलब एनवायरनमेंट ही टोटली डिफरेंट हो गया यार, टोटली डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट हो गया रखा है। तो कॉस्ट ऑडिट को कंट्रोल करने का कॉस्ट ऑडिटिंग डिपार्टमेंट है इंडिया में, ठीक है, इसका भी अपना अपना स्टैंडर्ड्स है। अच्छा, कॉस्ट ऑडिट जो होता है, कॉस्टिंग इंडस्ट्री, देखो हर इंडस्ट्री पे ही लगता है, इसमें ये नहीं है कि चना वाला इंडस्ट्री में नहीं लगेगा, चावल वाला इंडस्ट्री में नहीं लगेगा, जो प्रोडक्शन करता है उस पर कॉस्ट ऑडिट लगता है, जो प्रोडक्शन करता है उस पर कॉस्ट ऑडिट लगता है। तो हम फूड का एग्जांपल इसीलिए लिया क्योंकि फूड वाला जो होता है, अभी जैसे कि ये था ना बीच में, हाँ, समोसा, समोसा, आज हम अलग अलग आइटम्स का नाम ले रहे हैं जो तुम लोग का मुंह में पानी है, घर जाके तुम लोग बनवाएगा मम्मी से समोसा। हाँ, समोसा अच्छा चीज़ है, समोसा हम लोग घर में भी बना सकते हैं। तुम लोगों को पता है इंडियंस, हम लोग जो इंडियंस है, हम लोग समोसा का कितना बिजनेस करता है, कोई रेवेन्यू का पता है तुम लोगों को? एक नॉर्मल समोसा 10 का है, 10। अगर तुम लोग आउटसाइड या दिल्ली वगैरह साइड में जाएगा, 15 रुपये है एक समोसा का, इतना बड़ा समोसा मिलता है, समोसा नहीं है वो, बड़ा समोसा, समोसा बिग साइज का समोसा, चटनी, धनिया का चटनी होगा, पुदीना का चटनी होगा, टमाटर का, अलग अलग वैरायटी है। जब हम बोले ना यू गो इन, शाम का टाइम निकल जाओ, हौज खास, हौज खास का नाम सुना होगा, हौज खास, हौज खास में ज़्यादातर वो मिलता है, क्या बोलता है ये, कॉन्टिनेंटल, हौज खास, शाम का टाइम पे सीन देखो वहाँ पे, ये लंबा लंबा स्ट्रीट वेंडर बैठा रहेगा, इधर इधर, बस। हम चला गया एक दिन हौज खास पे, देख रहे हैं क्या चीज़ के लिए फेमस है, देख रहे हैं वहाँ पे कॉन्टिनेंटल, अभी कॉन्टिनेंटल क्या चीज़ है, इटालियन, बोलने का तरीका भी अलग है, इटालियन कॉन्टिनेंटल, ओ माय गॉड, इटालियन, भाई देसी खाना खा लो, देसी खाना, नो वी लव इटालियन। यस, देखो ये चैप्टर में ऐसा ही एग्जाम्पल्स चलेगा, अगर इस चैप्टर को समझना है, लिखाने से बढ़ाने से आई डोंट लाइक इट, हैव सम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। इटालियन कॉन्टिनेंटल है, तो अलग अलग है, उसका दाम सुनेगा पर प्लेट, इटालियन उसको कितना भाई, नॉर्मल चाउमीन 150, 200, 250, इवन 400 तक का प्लेट्स है, बड़ा बड़ा एकदम, रेस्टोरेंट्स में तो कंगाल हो जाएगा। जो हम लोग का यहाँ पे आसाम में वो प्लेट 60-70 रुपये का मिलता है, वो प्लेट वहाँ पे दिल्ली का बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट्स में वो प्लेट 600-600 रुपये का मिलेगा। सीपी चला जाओ, हम लूट लिया था एक बार, भोजनालय में घुस गया वो सीपी में, सोचा अपना भोजनालय बढ़िया खाना मिलेगा, ओ माय गॉड, 2 आदमी का बिल वो लोग बनाया 2,000 रुपया। हम भाई ऐसा क्या खाया था रे, 2,000 में हम लोग 7 किलोमीटर जाके बढ़िया से हम लोग फैमिली खाना खा के आएगा। हम लोग का रिजॉर्ट नामसाई जिंदाबाद, लूटता है क्यों? ब्रांड वैल्यू है, सीपी का है भाई, सीपी, सीपी का है,
सीपी का हमें नींबू पानी भी पिएगा वो भी तुमको 100 रुपया ग्लास ले लेगा। इट्स एन बिजनेस भाई। यस, ये फैक्ट है, फैक्ट है। नॉर्मल पानी का बोतल तुमको अगर 20 का मिलेगा वहाँ पे 70, 100, 150 रुपये का मिलेगा। सीपी का पानी पी रहा है भाई आदमी। तुम बस इतना बोलो सीपी का पानी पी रहा है भाई आदमी, तब तो तुम तो और फुल जाएगा वहाँ पे। नाम है, क्योंकि बिजनेस जो होता है उसका जो गुडविल है उसका नाम से बिकता है, उसका नाम से सेल होता है। आज तुम्हारा नाम है, हाँ ठीक है, नाम है भाई सीपी कनॉट प्लेस। और क्या क्या बहुत सारे एग्जाम्पल्स है तुम लोगों को लाइफ में, रियल लाइफ में एग्जाम्पल्स है। अच्छा, दूसरा चीज़ हम तुमको एक एग्जाम्पल और दे सकते हैं। आदमी को किसी किसी चीज़ का शौक होता है, किसी को गाना गाने का शौक है, किसी को कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का शौक है। अच्छा, वो शौक हम लोग क्या करता है, पूरा करने के लिए ट्राई करता है लेकिन हो नहीं पाता है। शौक शौक में हम लोग गिटार ले आएगा, इलेक्ट्रिकल गिटार होता है ना हम लोगों का 40-50 हज़ार का जो आता है, वो ले तो आया तुम। शौक शौक से तुम एक दिन बजाएगा, 2 दिन बजाएगा। आदमी का शौक सिर्फ 2 दिन का होता है मुश्किल से। तीसरा दिन वो गिटार अलमारी के ऊपर रखा हुआ मिलेगा। क्या हुआ भाई, अरिजीत सिंह नहीं बना? अरे भाई टाइम नहीं मिलता यार, टाइम नहीं मिलता, क्या करेगा, टाइम नहीं मिल रहा है। अच्छा भाई कोई टाइम, कोई बात नहीं। हॉबी पूरा करने के लिए हम लोग, फोटोग्राफी का शौक, किसी किसी को फोटोग्राफी का, महंगा महंगा कैमरा ले आता है। वो बड़ा बड़ा कैमरा सोनी का, वो क्या क्या है आपको नहीं पता। अरे बड़ा बड़ा कैमरा ले आया मेरा भाई को, ये बड़ा कैमरा है, और क्या करेगा, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करेगा। मेंढक से तुम खुद डर जाता है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी क्या करेगा, शौक है। तो बिजनेस जो है वो शौक पे चलता है, बिजनेस जो है वो शौक पे चलता है। तो अभी हमको एक बात बताओ, अगर तुम लोग को कॉस्ट निकालना है तो तुम लोग उस पर क्या देखता है? तुम लोग कोई भी चीज़ का कॉस्ट निकालता है, तुम लोग क्या देखता है उस पर? रॉ मटेरियल कितने में खरीदा, कॉस्ट शीट पढ़ा है ना, कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है? अरे बीकॉम को दूर रखो रे, बीकॉम को, बीकॉम में जो पढ़ा है वो भूल जाओ, बीकॉम में कुछ भी नहीं पढ़ा। बीकॉम बस हम लोग का एक बूंद पानी के बराबर है, बीकॉम में कुछ नहीं है। एक रात पढ़ के जाओ, दूसरा दिन पास हो जाओ। बीकॉम वही है, बीकॉम वही है, सीए स्टूडेंट, सीएमए स्टूडेंट के लिए बीकॉम वही है, एक रात पढ़ के जाओ, तीसरा दिन पास हो जाओ। तो देखो कॉस्ट में क्या होता है कि सबसे पहले आता है कि तुम कोई भी चीज़ जो खरीदा है, जैसे कि रॉ मटेरियल तुम खरीदा है, वो कितने में खरीदा है, ठीक है। फिर उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस जुड़ता है, वेयर हाउस चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, लोडिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, ये चार्जेस वो चार्जेस। उसके बाद क्या जुड़ता, क्या प्रॉफिट जुड़ता है क्या कॉस्टिंग में? कॉस्ट में क्या प्रॉफिट जुड़ता है क्या? प्रॉफिट कब जुड़ता है, कि जब मेरा सारा खर्चा हम ऐड करके बेचने जाएगा, मतलब उसको जब हम सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट करेगा तो ही हम प्रॉफिट उस पर ऐड करता है। समझा क्या बोला? कि जब हम उसको बेचने वाला होता है ना, जब हम उसको बेचने वाला होता है, तो जब हम उस पर प्रॉफिट ऐड करेगा तो मेरा वो सेलिंग प्राइस बनेगा। कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट लगता है क्या? वो सेलिंग प्राइस के ऊपर लगता है, ठीक है, सेलिंग प्राइस के ऊपर लगता है। तो हम लोग इसमें ये चीज़ देखेगा कि इसका कैलकुलेशन सही हुआ है या नहीं हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के ऊपर कॉस्ट ऑडिट भी लगता है कभी कभी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। पावर कंपनीज, कोयला कंपनीज, कोल कंपनीज, उसके बाद में गैस, जो गैस वाला कंपनीज होता है, ये सब भी है। और कौन सा है, बहुत सारा कंपनी जाएगा जो हम लोग इसमें पढ़ेगा। तो सिंपल सा मतलब ये होता है कॉस्ट ऑडिट में, तुम लोग जो कॉस्ट निकाला है क्या वो सही तरीका से निकाला है या नहीं, उसका तुम लोग चेकिंग करेगा, उसका तुम लोग क्या करेगा, चेकिंग करेगा, ठीक है। अच्छा देखो क्या बोल रहा है इसमें, अंडरलाइन इट। According to the Institute of Cost and Management Accountant of England, cost audit represents the verification of cost accounts and checking of adherence of cost accounting plan. So it compromises what? Verification of cost accounting records such as accuracy of cost accounts, cost reports, statement, data, costing techniques, etc. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ा है क्या तुम लोग कभी? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ा है? कॉन्ट्रैक्ट को नहीं पढ़ा? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ा है ना, पढ़ा है ना। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में देखो सिंपल सा एग्जांपल मुझे से समझाता है, देखो अभी मान लो तुम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का वो कर रहे हैं। अब मान लो तुमको कोई कॉन्ट्रैक्टर का तुमको एक अकाउंट मिल गया, ठीक है, तुमको एक मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्टर है, तो तुमको कॉन्ट्रैक्टर का तुमको एक वो मिल गया, डाटा मिल गया, कॉस्ट डाटा मिल गया। तो तुम उसका कॉस्ट अकाउंटिंग ऑडिट कैसे करेगा? सबसे पहले तुम क्या देखेगा, तुम ये देखेगा
कि उसका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अच्छे से बना है या नहीं बना है। ठीक है, हम एक नॉर्मल सा एक एग्जांपल दे रहे हैं, देखो तुम लोगों को समझ में आएगा। एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनता है जो कॉन्ट्रैक्टर बनाता है, तो हम लोग इसमें क्या देखता है, हम लोग इसका दो साइड देखता है, एक देखता है डेबिट और एक देखता है क्रेडिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या लिखता है, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, ये हो गया सर्टिफाइड और ये हो गया अनसर्टिफाइड। ठीक है, ये होता है वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब कितना काम चल रहा है। उसके बाद हम क्या देखता है, बाय मटेरियल एट साइट, ये कौन सा, एंड पीरियड का। उसके बाद हम देखता है बाय प्लांट एट साइट, ये हम कब देखता है, एंड पीरियड का। फिर हम देखता है क्या मटेरियल खरीदा, क्या लेबर खर्चा लगा, क्या ओवरहेड्स है, क्या डेप्रिसिएशन है, क्या सुपरवाइज़र का सैलरी है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है। उसके बाद में तुम लोग क्या निकालता है, इसका वो निकालता है नोशनल प्रॉफिट। समझा रहे हैं हम, पहले हम फॉर्मेट बना देते हैं, फिर नोशनल प्रॉफिट निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये नोशनल प्रॉफिट यहाँ लिख के इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देता है प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व। मान लो कॉन्ट्रैक्टर का ये कॉस्ट शीट, कॉस्ट अकाउंटिंग तुम्हारे पास आ गया। ठीक है, तो तुम क्या करेगा, तुम अब तुमको बोला कि भाई कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से मेरा कॉस्टिंग इतना पड़ा है, मान लो कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से उसका प्रॉफिट मान लो 1 लाख आ रहा है। ठीक है, 1 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, और वो क्या किया, 50,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, 50,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। ये ठीक है ना फॉर्मेट। अच्छा, ये 50,000 रुपया। तो तुम एक कॉस्ट ऑडिटर है, तो तुम क्या देखेगा, सबसे पहले तो उसका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट चेक करेगा, जैसे कि वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में जो फिगर लिखा है क्या वो सही है क्या, कैसे देखोगे, जो इंजीनियर ने सर्टिफिकेट दिया है, जो सर्वेयर ने जो सर्टिफिकेट दिया है, तो वो सर्टिफिकेट चेक करेगा। वर्क इन प्रोग्रेस तो वही देखता है ना, इंजीनियर ही देखेगा ना कि भाई 75% काम कंप्लीट हो गया। तो तुम वर्क इन प्रोग्रेस को किससे मिलाएगा, किससे मिलाओगे, इंजीनियर का सर्टिफिकेट से मिलाएगा। फिर तुम देखेगा कि मटेरियल एट साइट, मटेरियल साइट मतलब क्या, कितना सीमेंट पड़ा है, कितना गिट्टी पड़ा है, क्या बालू पड़ा है, क्या ब्रिक्स पड़ा है, तुम वो चेक करेगा। कैसे चेक करेगा, साइट पे जाके चेक करेगा, चेक करेगा। तो जितना काम हो जाएगा वो तो तुम यूज़ करेगा, वो तो तुम डेबिट साइड से कंपेयर करेगा। और नॉर्मल क्या देखेगा कि कितना बचा हुआ है, जैसे कि क्लोजिंग मटेरियल जितना है, तुम यहाँ से इसको कंपेयर करो। फिर प्लांटेड साइड, प्लांटेड साइड मतलब तुम मशीन लेके आया है, मशीन में कितना डीजल लगाया, तुम कितना उसमें पेट्रोल डाला, कितना यूज़ हुआ है, तो प्लांट कितना कब यूज़ होके ख़त्म हो गया है, कितना पड़ा है, ये वैल्यू तुम लोग मैच कर सकते हैं। उसके बाद में ये सारा खर्चा होगा, उसके बाद में ये सारा खर्चा होगा, ये सारा खर्चा तुम कंपेयर करेगा, किससे करेगा। अब जैसे कि हम लेबर, लेबर वेजेस क्या है, लेबर का जो वो होता है ना, हजरा, दिन हजरा जो रजिस्टर लिखा जाता है, तुम उससे मिला कंपेयर करेगा एक एक लेबर को कितना कितना हजरा दिया है। ठीक है, ओवरहेड क्या क्या खर्चा लगा, चाय पानी फैक्ट्री वैक्ट्री जितना खर्चा लगा है सब तुम मैच करेगा। डेप्रिसिएशन, एसेट में कितना डेप्रिसिएशन लगा, तुम वो डेप्रिसिएशन का वैल्यू चेक करोगे। सुपरवाइजर सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सारा चीज़ तुम्हारे पास में रहता है। तुम वो चीज़ कंपेयर करना है एक्चुअल से और स्टैंडर्ड से। तुमको ये चीज़ जो है, तुमको एक्चुअल से और स्टैंडर्ड से क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर करना है, उसको बोला जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। उसको क्या बोला जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या बोला जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, आई विल कंटिन्यू टुमारो। ठीक है, ये पढ़ के आना ये चैप्टर। ठीक है, पता नहीं हमको क्या क्या बनना पड़ता है। कभी कॉस्ट ऑडिटर, कभी क्या कभी क्या।